लेकिन हर कंपोनेंट को चाहिए अलग अलग अमाउंट में करंट। मतलब अगर स्पीकर को चाहिए 0.5 एम्पियर का करंट, तो हो सके कि सीआरटी जो ट्यूब है, पिक्चर ट्यूब जो है, उसको चाहिए होगा 1.0 एम्पियर का करंट। समझ रहे हैं? अगर इसको चाहिए 0.5 एम्पियर का करंट, तो इसको अलग करंट चाहिए होता है। लेकिन आपका जो मेन सप्लाई से जो करंट आ रहा है इस पर डायरेक्टली, यहाँ से तो फिक्स अमाउंट में करंट आ रहा है। मान लीजिए अगर इसका यहाँ से करंट आ रहा है 2 एम्पियर, तो यहाँ से तो फिक्स करंट आ रहा है, लेकिन इसमें जो कंपोनेंट्स लगे हुए हैं, हर कंपोनेंट्स में करंट का वैल्यू अलग अलग चाहिए। मतलब हर कंपोनेंट को चाहिए अलग अलग करंट का वैल्यू, क्योंकि अलग अलग वैल्यू पे क्या करता है, ऑपरेट करता है, काम करता है। ठीक है ना? तो इस चीज को कैसे किया जाए? ठीक है, क्योंकि यहाँ से क्या हो रहा है, 2 एम्पियर का करंट यहाँ से आ रहा है, लेकिन अगर इसको 1 एम्पियर का करंट चाहिए, तो इसको 1 एम्पियर पहुंचने से पहले हम क्या ऐसा चीज लगाएं ताकि वो करंट का वैल्यू को इस तक पहुंचने के लिए करंट का वैल्यू को कम कर दे। ठीक है, तो उस डिवाइस का नाम होता है रसिस्टर। ठीक है, रसिस्टर। लेकिन अगर ध्यान दें यहाँ पे, तो अगर इस पॉइंट को हम ए मार्क करें और यहाँ पे कहीं कनेक्शन होगा, तो इस पॉइंट को बी मान लें, इस पॉइंट को हम सी मान लें, इस पॉइंट को डी मान लें, तो ये जो रसिस्टर R1 है, ये ए और बी के बीच में कनेक्टेड है, और रसिस्टर आपका R2 जो है वो बी एंड सी 2 पॉइंट है उसके बीच में कनेक्टेड है। सी एंड डी के बीच में कौन कनेक्ट हुआ है? यहाँ पे R3, थर्ड रसिस्टर कनेक्ट हुआ है। तो मतलब ये जो फर्स्ट रसिस्टर है, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस अलग होगा, जिसको हमने V1 माना। ठीक है, R2 के लिए जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा R2 के अक्रॉस, वो अलग होगा, जिसको हमने V2 एज्यूम किया, और इसके अक्रॉस क्या होगा, V3 हमने एज्यूम किया। तो मतलब यही बताना चाह रहे हैं कि अगर आपका सीरीज कॉम्बिनेशन होगा तो करंट को फ्लो करने के लिए एक ही रास्ता है, इसलिए हर रसिस्टर के अक्रॉस करंट क्या होगा, सेम होगा। लेकिन सिंस ऑल द रसिस्टर्स आर कनेक्टेड बिटवीन टू डिफरेंट पॉइंट्स, दैट्स व्हाई पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रसिस्टर विल बी डिफरेंट। ठीक है, तो सीरीज कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल डिफरेंस या बोल सकते हैं वोल्टेज अलग अलग होता है, जबकि आपका करंट का वैल्यू हर रसिस्टर के थ्रू सेम होता है। ठीक है, कोई तो आप ऐसे समझिए कि हम क्या करें, इसी सर्किट को फिर से ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है ना। बट इस बार क्या करते हैं, हम इन 3 रसिस्टर को हटा करके एक सिंगल रसिस्टर लगा देते हैं, बाकी मेरा सब कुछ वही रहेगा, एमीटर वही रहेगा, प्लग की वहीं पे रहेगा, सेल जो हमारा था वही रहेगा, ठीक है ना, सारा कुछ वही रहेगा। ठीक है, इसके बीच हमने एक वोल्टमीटर लगाया था, वो भी यहीं पे रहेगा इस तरह से। ठीक है, पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। ठीक है, मतलब हम क्या चाह रहे हैं, इन तीनों को हटा करके एक सिंगल लगाना चाह रहे हैं, और ये जो सिंगल लगा रहे हैं, इसका वैल्यू को हमने एज्यूम किया RS, मतलब इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस फॉर पैरेलल सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो इस सर्किट के लिए सोचिए, इस सर्किट में अगर करंट I फ्लो कर रहा, पोटेंशियल डिफरेंस अगर V है और रेसिस्टेंस है RS, तो ओम्स लॉ से हम लोग क्या लिख सकते थे, V = IR, और यहाँ पे RS रेसिस्टेंस को हमने कैसे रिप्रेजेंट किया, तो RS से रिप्रेजेंट किया। तो फिर से मैं आपका स्वागत करता हूँ अपने इस यूट्यूब चैनल में। तो आज के इस वीडियो में बेसिकली हम लोग करने वाले हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रसिस्टर्स। ओके, रसिस्टर को कैसे कनेक्ट करेंगे, कैसे कंबाइन कर सकते हैं, किस किस मेथड से हम लोग रसिस्टर को कनेक्ट करते हैं। अगर आपके पास मोर देन टू रसिस्टर्स हो, तो रसिस्टर को हम कैसे कैसे कनेक्ट कर देते हैं, कैसे कैसे कनेक्ट करते हैं, ठीक है ना, किस टाइप के कॉम्बिनेशन होते हैं, क्या जरूरत होता है रसिस्टर लगाने का किसी भी सर्किट में, किसी भी सर्किट में रसिस्टेंस क्यों जरूरत पड़ता है, क्यों लगाते हैं, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। फिर अगर रसिस्टर को सीरीज में कनेक्ट करते हैं, तो 2 और मोर रसिस्टर के लिए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का एक्सप्रेशन क्या आता है, वो हम लोग देखेंगे, यहाँ पे डिराइव करेंगे एक्सप्रेशन को डिराइव करेंगे हम लोग। नेक्स्ट देखेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रसिस्टर्स के लिए जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आता है उसका एक्सप्रेशन क्या होता है, उस एक्सप्रेशन को भी डिराइव करने की कोशिश करेंगे। फिर हम लोग देखेंगे हमारा जो हाउस होल्ड सर्किट होता है उसमें इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स को कैसे कनेक्ट किया जाता है, सीरीज में कनेक्ट किया जाता है या पैरेलल में कनेक्ट किया जाता है। ठीक है, अगर सीरीज में कनेक्ट करना होता है तो क्यों करते हैं, अगर पैरेलल में कनेक्ट करना होता है तो क्यों करते हैं, ठीक है ना। तो इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे आज की वीडियो। बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। आपके एग्जामिनेशन में एक क्वेश्चन ऐसा जरूर रहेगा जो कॉम्बिनेशन ऑफ रसिस्टर पे बेस्ड होगा, चाहे वो लॉन्ग आंसर टाइप में रहे या फिर शॉर्ट आंसर टाइप में रहे, लेकिन एक क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में ये जरूर रहेगा जो इस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड होगा। ओके, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओके, देखिए, तो एक हम सिंपल सा एक डायग्राम यहाँ पे लेते हैं। पुराने जमाने में जो CRT टेलीविजन आता था, CRT का फुल फॉर्म होता है कैथोड रे ट्यूब। तो एक सिंपल सा टेलीविजन यहाँ लिया गया, और इसके पीछे जब खोला जाता है तो इस टाइप का कुछ सर्किट यहाँ पे दिखता है, कुछ कंपोनेंट, इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट आपको दिखते हैं, ठीक है ना, समझ रहे हैं। तो इसमें क्या होता है, बहुत सारे कंपोनेंट्स कनेक्टेड होते हैं, ठीक है, बहुत सारे कंपोनेंट्स क्या होते हैं, कनेक्टेड होते हैं। फॉर एग्जांपल हम बात करें तो पिक्चर ट्यूब इसमें होता है, एक आपका पिक्चर ट्यूब होता है, ठीक है। फिर आपका एक स्पीकर होता है, यहाँ पे इधर कहीं स्पीकर होता है, ठीक है, और भी बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं, बट मेन कंपोनेंट्स का बात करें, यहाँ पे एक बेसिक पावर सर्किट होता है, ठीक है। लेकिन हर कंपोनेंट को चाहिए अलग अलग अमाउंट में करंट। मतलब अगर स्पीकर को चाहिए
0.5 एम्पियर का करंट, तो हो सके कि सीआरटी जो ट्यूब है, पिक्चर ट्यूब जो है, उसको चाहिए होगा 1.0 एम्पियर का करंट। समझ रहे हैं? अगर इसको चाहिए 0.5 एम्पियर का करंट तो इसको अलग करंट चाहिए होता है। लेकिन आपका जो मेन सप्लाई से जो करंट आ रहा है इस पर डायरेक्टली, यहाँ से तो फिक्स अमाउंट में करंट आ रहा है। मान लीजिए अगर इसका यहाँ से करंट आ रहा है 2 एम्पियर, तो यहाँ से तो फिक्स करंट आ रहा है, लेकिन इसमें जो कंपोनेंट्स लगे हुए हैं, हर कंपोनेंट्स में करंट का वैल्यू अलग अलग चाहिए। मतलब हर कंपोनेंट को चाहिए अलग अलग करंट का वैल्यू, क्योंकि अलग अलग वैल्यू पे क्या करता है, वो ऑपरेट करता है, काम करता है। ठीक है ना? तो इस चीज को कैसे किया जाए? ठीक है, क्योंकि यहाँ से क्या हो रहा है, 2 एम्पियर का करंट यहाँ से आ रहा है, लेकिन अगर इसको 1 एम्पियर का करंट चाहिए, तो इसको 1 एम्पियर पहुंचने से पहले हम क्या ऐसा चीज लगाएं ताकि वो करंट का वैल्यू को इस तक पहुंचने के लिए करंट का वैल्यू को कम कर दे। ठीक है, तो उस डिवाइस का नाम होता है रसिस्टर। ठीक है, रसिस्टर, रसिस्टर मतलब वैसा डिवाइस या वैसा कंपोनेंट जो क्या करेगा, वैसा इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट जो रेसिस्टेंस ऑफर करेगा, मतलब करंट के फ्लो में कुछ रुकावट पैदा करेगा। ठीक है, तो वो क्या करेगा, करंट का वैल्यू को डिक्रीज कर देगा। ठीक है, तो रसिस्टर का यूज करके हम लोग डिजायर्ड वैल्यू जो चाहिए होता है किसी पर्टिकुलर कंपोनेंट्स को, वो अचीव किया जाता है। ठीक है, लेकिन अब रसिस्टर का बात हो रहा, तो रसिस्टर को कैसे कनेक्ट किया जाए? ये जो इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स कहीं भी लगाना हो, चाहे यहाँ लगाना हो, कहीं दूसरे कंपोनेंट से पहले लगाना हो, तो रसिस्टर को कनेक्ट कैसे करते हैं? तो वही हम लोग को सीखना है कि रसिस्टर तो मालूम है कि करंट का वैल्यू को अल्टर कर देता है, चेंज कर देता है। ठीक है, जिस कंपोनेंट को जितना वैल्यू ऑफ करंट चाहिए वो प्रोवाइड करने में हेल्प करता है। लेकिन रसिस्टर को कनेक्ट कैसे करते हैं? ठीक है, तो रसिस्टर को कनेक्ट करने का 2 तरीका होता है। एक होता है सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रसिस्टर्स, दूसरा मेथड होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रसिस्टर्स। ठीक है, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रसिस्टर का मतलब क्या होता है, अगर रसिस्टर को आप एक के बाद दूसरे रसिस्टर को इस तरह से एंड टू एंड कनेक्ट कर देते हैं, तो इस कॉम्बिनेशन को बोलते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रसिस्टर। ये मालूम होगा, ये जो जिगजैग लाइन होता है, ये रसिस्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज किया जाता है। तो हमने यहाँ पे 3 रसिस्टर लिया है, एक का रेसिस्टेंस है R1, दूसरे का रेसिस्टेंस है R2 और तीसरे का रेसिस्टेंस है R3। ठीक है, तो एंड टू एंड जब आप कनेक्ट कर देते हैं रसिस्टर को, या वन आफ्टर अदर अगर रसिस्टर को कनेक्ट करते हैं, तो सच कॉम्बिनेशन ऑफ रसिस्टर्स इज कॉल्ड सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। एक सिंपल सा सर्किट डायग्राम आप यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे हमने क्या किया, 3 रसिस्टर को सीरीज में कनेक्ट कर दिया, और इसके लिए हमने इसको करंट प्रोवाइड करने के लिए हमने एक सेल यहाँ पे लिया, एक हमने स्विच लगा दिया। अगर यहाँ से करंट फ्लो करेगा, जैसे मान लीजिए यहाँ से करंट ऐसे निकला, तो यहाँ पे जाएगा, पहले रसिस्टर में जाएगा, फिर यहाँ पे सेकंड रसिस्टर में जाएगा, फिर थर्ड रसिस्टर में जाएगा। ठीक है ना? तो यहाँ पे देख सकते हैं करंट को फ्लो करने के लिए बस एक ही पाथ है, एक ही रास्ता है। तो करंट को फ्लो करने के लिए अगर एक ही पाथ है, तो हर रसिस्टर के अक्रॉस क्या होगा, करंट सेम होगा। ठीक है ना? तो करंट जो होता है सीरीज कॉम्बिनेशन में, हर रसिस्टर के अक्रॉस करंट क्या होता है, सेम होता है। ठीक है, सीरीज कॉम्बिनेशन का बात करें तो। लेकिन अगर ध्यान दें यहाँ पे, तो अगर इस पॉइंट को हम ए मार्क करें और यहाँ पे कहीं कनेक्शन होगा, तो इस पॉइंट को बी मान लें, इस पॉइंट को अगर हम सी मान लें, इस पॉइंट को अगर डी मान लें, तो ये जो रसिस्टर R1 है, ये ए और बी के बीच में कनेक्टेड है, और रसिस्टर आपका R2 जो है वो बी एंड सी 2 पॉइंट है उसके बीच में कनेक्टेड है। सी एंड डी के बीच में कौन कनेक्ट हुआ है, यहाँ पे R3, थर्ड रसिस्टर कनेक्ट हुआ है। तो मतलब ये जो फर्स्ट रसिस्टर है, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस अलग होगा, जिसको हमने V1 माना। ठीक है, R2 के लिए जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा R2 के अक्रॉस, वो अलग होगा, जिसको हमने V2 एज्यूम किया, और इसके अक्रॉस क्या होगा, V3 हमने एज्यूम किया। तो मतलब यही बताना चाह रहे हैं कि अगर आपका सीरीज कॉम्बिनेशन होगा, तो करंट को फ्लो करने के लिए एक ही रास्ता है, इसलिए हर रसिस्टर के अक्रॉस करंट क्या होगा, सेम होगा। लेकिन सिंस ऑल द रसिस्टर्स आर कनेक्टेड बिटवीन 2 डिफरेंट पॉइंट्स, दैट्स व्हाई पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रसिस्टर विल बी डिफरेंट। ठीक है, तो सीरीज कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल डिफरेंस या बोल सकते हैं वोल्टेज अलग अलग होता है, जबकि आपका करंट का वैल्यू हर रसिस्टर के थ्रू सेम होता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है, तो कोई भी 2 कॉमन पॉइंट है, जैसे मान लीजिए 2 कॉमन पॉइंट यहाँ पे लिया हमने ए और बी, और इन्हीं 2 कॉमन पॉइंट के बीच में आपने क्या किया, सारे रसिस्टर्स को कनेक्ट कर दिया। ठीक है ना? 2 कॉमन पॉइंट के बीच आपने क्या किया, रसिस्टर को अगर कनेक्ट कर दिया, देन सच कॉम्बिनेशन ऑफ रसिस्टर इज कॉल्ड पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, या फिर ऐसे भी बोला जाता है, देखिए ये रसिस्टर का मान लेते ये पहला वाला एंड है, और यही रसिस्टर का ये दूसरा वाला एंड है। सेकेंड रसिस्टर का फर्स्ट एंड को ये माना हमने, और ये सेकेंड एंड हो गया। थर्ड रसिस्टर का फर्स्ट एंड ये हो गया, और सेकेंड एंड को हमने, इधर वाला एंड को सेकेंड एंड माना।
तो इफ फर्स्ट एंड ऑफ ऑल रेसिस्टर आर कनेक्टेड टू अ सिंगल पॉइंट and the second end of all resistors are connected to other single point, then such combination of resistor is called parallel combination। ठीक है, तो सारे रेसिस्टर का एक एंड को एक पॉइंट पे, एक सिंगल पॉइंट पे कनेक्ट कर देना। ठीक है, और सारे रेसिस्टर का जो दूसरा पॉइंट है वो किसी दूसरे पॉइंट पे अगर आप कनेक्ट कर देते हैं तो सच कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर इज कॉल्ड पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आता। अब एक सिंपल सा सर्किट डायग्राम यहाँ पे बनाते हैं। एक सोर्स ऑफ करंट आप प्रोवाइड कर देते हैं, जैसे यहाँ हमने सेल बनाया, एक हमने स्विच लगा दिया। ठीक है, तो जब यहाँ से करंट फ्लो करेगा तो जैसे यहाँ से करंट ऐसे निकल रहा और इस पॉइंट पे जैसे जाएगा तो इसको दिखेगा तीन रास्ता। ठीक है, तीन पासेज इसको दिखेगा, तीन पाथ्स यहाँ पे दिखेगा। तो कुछ करंट इधर जाएगा, कुछ करंट इधर जाएगा, कुछ करंट इधर जाएगा। तो R1 के क्रॉस जो करंट जा रहा है उसको I1 मान लिया, R2 के क्रॉस जो करंट जा रहा है उसको I2 मान लिया, और R3 के क्रॉस जो करंट जा रहा है उसको मान लिया हमने I3। ठीक है ना, ओके, कोई दिक्कत नहीं इसमें। तो यहाँ से यही पता चलता है कि जब आपके रेसिस्टर्स पैरेलली कनेक्टेड होते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है रेसिस्टर्स का, तो उस केस में हर रेसिस्टर के क्रॉस करंट डिफरेंट होता है, जबकि सीरीज कॉम्बिनेशन में हर रेसिस्टर के क्रॉस करंट सेम होता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब ध्यान से देखें तो चूंकि ये सारे रेसिस्टर इसी दो पॉइंट ए और बी के बीच में कनेक्टेड है, तो इस दोनों पॉइंट के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो सेम होगा। इसका मतलब यही हुआ कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में हर रेसिस्टर के क्रॉस क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है, बट करंट का वैल्यू क्या होता है, डिफरेंट होता है। यहाँ पे जस्ट उल्टा होता है, सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट का वैल्यू सेम होता है, पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग होता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे चूंकि करंट आपका डिवाइड हो जाता है लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस सब में सेम रहता है। ठीक है, चलिए अब क्या होता है, अगर मान लीजिए हम लोग को तीन रेसिस्टर को कनेक्ट करना है, 3 हो 5 हो 6 हो जितना भी हो। ठीक है, तो अगर हम लोग को रेसिस्टर को अगर सीरीज में कनेक्ट करना है, ठीक है, जैसे मान लीजिए मेरे पास 3 रेसिस्टर था, इस तरह से 3 रेसिस्टर है, एक दूसरा रेसिस्टर, ये तीसरा रेसिस्टर, ये 3 रेसिस्टर को कनेक्ट करना है सीरीज में। ठीक है, लेकिन हम चाहते हैं कि 3 रेसिस्टर को कनेक्ट ना करें। क्यों 3 रेसिस्टर यहाँ पे हम खर्च करें, हम चाहते हैं 3 रेसिस्टर के जगह पे एक ही रेसिस्टर लगाना चाहते हैं, एक ही रेसिस्टर लगाना चाहते हैं। ठीक है ना, तो ये 3 रेसिस्टर के बराबर जो एक रेसिस्टर हम यूज कर रहे हैं इसका वैल्यू कितना लेना चाहिए। ठीक है, ताकि इसका जो रेसिस्टेंस का वैल्यू होता तीनों को मिला करके उसी के बराबर इसका वैल्यू हो जाए। समझ रहे हैं ना, तीनों को मिला करके जितना रेसिस्टेंस का वैल्यू होता वही वैल्यू किसके बराबर हो जाए, इस सिंगल रेसिस्टेंस के बराबर हो जाए। ठीक है ना, तो तीन रेसिस्टर अगर हम ले रहे, 3 हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 से ज्यादा भी हो सकता है। ठीक है ना, तो कितना वैल्यू इसका लेना चाहिए। ठीक है ना, तो इफेक्टिव रेसिस्टेंस इसको बोलता है। अगर इसका रेसिस्टेंस को हम R बोले और इसका रेसिस्टेंस को R1 R2 एंड R3 से रिप्रेजेंट कर दें, तो R1 R2 R3 एक साथ R से कैसे रिलेटेड होते हैं, दैट इज कॉल्ड द इफेक्टिव रेसिस्टेंस। तो R को क्या बोलते हैं, इफेक्टिव रेसिस्टेंस। ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग टू R1 R2 एंड R3। ठीक है, तो R1 R2 R3 तीन को हटा करके अगर एक लगाना चाहते हैं तो उस एक का वैल्यू क्या लेना चाहिए अगर 3 रेसिस्टर सीरीज में कनेक्टेड है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक फॉर्मूला डिराइव करते हैं। ऐसे ये फॉर्मूला होता है सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए। ये जो सीरीज कॉम्बिनेशन में ये जो R का इफेक्टिव रेसिस्टेंस या इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस का जो वैल्यू होता है वो किसके बराबर होता है, तो इंडिविजुअल रेसिस्टर के रेसिस्टेंस का जो वैल्यू होता है उसके सम के बराबर हो जाता है। मतलब RS इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस जो होगा ये इक्वल होगा किसके, तो इन तीनों के वैल्यू के सम के बराबर हो जाता है। लेकिन हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए एक फॉर्मूला डिराइव करेंगे। तो कैसे करते हैं, तो सिंपल हमने एक यहाँ पे रेसिस्टर को एक कॉम्बिनेशन लिया, सीरीज कॉम्बिनेशन लिया रेसिस्टर का, 3 रेसिस्टर को हमने सीरीज में कनेक्ट कर दिया। पहले रेसिस्टर का रेसिस्टेंस को R1 एज्यूम किया, दूसरे का R2 एज्यूम किया, और तीसरे रेसिस्टर का रेसिस्टेंस को हमने R3 माना। ठीक है, अब इन तीनों रेसिस्टर को पॉइंट ए और बी के बीच में कनेक्ट कर दिया गया। एक सोर्स ऑफ करंट लिया गया, ठीक है, सेल जिसको रिप्रेजेंट करें हम लोग ई से, एक की का यूज करें, प्लग की का यूज करें कैपिटल के, और एक यहाँ पे हमने एमीटर लगा दिया जो करंट का वैल्यू को मेजर करके देगा। ठीक है ना, अब क्या होगा, चूंकि ये मैंने पहले बता दिया था कि अगर इस सर्किट में करंट आई फ्लो कर रहा तो यही करंट आपका पहले वाले रेसिस्टर में जाएगा, दूसरे वाले में सेम करंट जाएगा, तीसरे वाले में भी वही करंट जाएगा। तो हर रेसिस्टर के थ्रू करंट क्या होगा, सेम होगा। तो हमने मान लिया कि इस पूरे सर्किट में करंट आई फ्लो कर रहा। ठीक है, अब बात है, आपको मालूम होगा कि एमीटर को कैसे कनेक्ट किया जाता है। तो एमीटर का जो पॉजिटिव एंड होता है बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ कनेक्ट होता है, और एमीटर का जो नेगेटिव एंड होता है बैटरी के
नेगेटिव टर्मिनल की तरफ कनेक्ट होता है। ठीक है, चलिए अब चूंकि हर रसिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस डिफरेंट होगा, तो हर रसिस्टर के बीच में हमने क्या लगाया, एक पोटेंशियल एक हमने वोल्टमीटर लगा दिया। तो वोल्टमीटर क्या करेगा बेसिकली, तो वो पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करेगा। तो R1 के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा उसको हमने V1 एज्यूम किया। R2 के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, मतलब यहाँ जो वोल्टमीटर लगा हुआ उसका रीडिंग कितना आया, तो V1 V2, इसके अक्रॉस जो R1 के अक्रॉस जो वोल्टमीटर लगा हुआ उसका रीडिंग कितना आया, V1 आया। ठीक है ना, ऐसे आप समझ सकते हैं। R2 के अक्रॉस जो वोल्टमीटर लगा हुआ था वो रीडिंग कितना निकाल के दिया पोटेंशियल डिफरेंस का, इन दोनों के बीच में, इस दो पॉइंट के बीच में, तो ये V2 निकाल के दिया। ठीक है, और R3 के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए फिर से हमने क्या लगाया, एक वोल्टमीटर लगाया। तो इसका जो रीडिंग आया वो निकल के आया V3। V1 V2 V3 बेसिकली क्या है, वोल्टमीटर का रीडिंग। ठीक है ना, चलिए अब क्या हो गया यहाँ पे देखिए, अब क्या करेंगे, अगर इन दोनों पॉइंट ए और बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करें तो वो कितना होगा, तो हमने अज्यूम किया वो भी होगा। ठीक है, समझ रहे हैं ना, भी पॉइंट ए और बी के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसको हमने क्या अज्यूम कर लिया, भी अज्यूम कर लिया। ठीक है, तो मतलब पॉइंट ए और बी के बीच, मतलब एक एक तो इंडिविजुअल हमने लगा दिया वोल्टमीटर। ठीक है, तो उसका रीडिंग कितना है, V1 V2 V3 आया। लेकिन हमने फिर से क्या किया, सारे एक एक जो लगाया था मैंने, तीन रसिस्टर के लिए जो वोल्टमीटर लगाया था उसको हटा दिया और एक सिंगल वोल्टमीटर हमने लगा दिया। वो क्या था, उसको हमने V से रिप्रेजेंट किया और वो पॉइंट ए और बी के बीच लगा हुआ था। ठीक है, और इसका जो रीडिंग निकल के आया वो आया V। मतलब ये जो V है वो क्या है, तो V1 प्लस V2 प्लस V3 के बराबर आ रहा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से रीडिंग जब देखा जाता है तो ये क्या होता है, तो कैपिटल V, मतलब पॉइंट ए और बी का जो बीच का पोटेंशियल डिफरेंस भी था वो किसके बराबर हो जाता है, तो इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है प्लस इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है प्लस इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है। ठीक है, तो कैपिटल V इक्वल टू आ गया V1 प्लस V2 प्लस V3। ठीक है, इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 एज्यूम किया। अब फ्रॉम ओम्स लॉ, ओम्स लॉ क्या बताता है, तो ये एक रिलेशन होता है V इक्वल टू IR। ठीक है ना, V इक्वल टू IR। तो आप ऐसे समझिए कि हम क्या करें, इसी सर्किट को फिर से ड्रॉ कर रहे हैं। ठीक है ना, बट इस बार क्या करते हैं, हम इन तीन रसिस्टर को हटा करके एक सिंगल रसिस्टर लगा देते हैं। बाकी मेरा सब कुछ वही रहेगा, एमीटर वहीं रहेगा, प्लग की वहीं पे रहेगा, सेल जो हमारा था वहीं रहेगा। ठीक है ना, सारा कुछ वही रहेगा। ठीक है, इसके बीच हमने एक वोल्टमीटर लगाया था वो भी यहीं पे रहेगा इस तरह से। ठीक है, पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। ठीक है, मतलब हम क्या चाह रहे हैं, इन तीनों को हटा करके एक सिंगल लगाना चाह रहे हैं। और ये जो सिंगल लगा रहे हैं इसका वैल्यू को हमने अज्यूम किया RS, मतलब इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस फॉर सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो इस सर्किट के लिए सोचिए, इस सर्किट में अगर करंट I फ्लो कर रहा, पोटेंशियल डिफरेंस अगर V है और रेसिस्टेंस है RS, तो ओम्स लॉ से हम लोग क्या लिख सकते थे, V इक्वल टू IR, और यहाँ पे RS रेसिस्टेंस को हमने कैसे रिप्रेजेंट किया, तो RS से रिप्रेजेंट किया है। तो ओम्स लॉ का यूज करके हम लिख सकते हैं V इक्वल टू IRS। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट V1 को क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे फर्स्ट रेसिस्टर के लिए क्या लिख सकते हैं, तो फर्स्ट रेसिस्टर के लिए रेसिस्टेंस है R1, पोटेंशियल डिफरेंस है V1 और करंट तो सेम ही जा रहा है, दैट इज I। तो यहाँ से लिखा जा सकता है V इक्वल टू IR1। ठीक है, उसी तरह लिख सकते हैं V2 इक्वल टू IR2 और V3 इक्वल टू IR3 लिखा जा सकता है। ठीक है ना, अब ये जो V1 V2 V3 का जो वैल्यू यहाँ पे हमने लिखा है, यहाँ पे जो लिखा उसको हमने इक्वेशन 1 में पुट कर दिया। ठीक है, तो क्या मिलेगा, V के जगह लिख सकते हैं IRS, V1 के जगह पे लिख सकते हैं IR1, V2 के प्लेस पे लिख सकते हैं IR2, V3 के प्लेस पे लिख सकते हैं IR3। सब में से I कॉमन आ जाएगा। ठीक है, सब में से I कॉमन आ जाएगा, ये जब I उधर जाएगा तो डिवाइड में आ जाएगा, तो I से I कट गया, तो यहाँ से निकल के आ गया RS इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। मतलब यहाँ पे जो इफेक्टिव रेसिस्टेंस होगा, मतलब 3 को हटा करके जो आप एक लगाना चाहते हैं उसका वैल्यू कितना लेना पड़ेगा, तो इन तीनों रेसिस्टर का जो वैल्यू है, रेसिस्टेंस का जो वैल्यू है उसका सम कर दीजिए, जो वैल्यू निकल के आएगा उतना ही रेसिस्टेंस वाला एक तीसरा रेसिस्टर, चौथा रेसिस्टर आप लगा दीजिए इन तीनों को हटा करके। ठीक है ना, तो इफेक्टिव रेसिस्टेंस जो होता है सीरीज कॉम्बिनेशन में, अगर मेरे पास इन रेसिस्टर्स है, इन रेसिस्टर हमने इनका वैल्यू कुछ भी रख सकते हैं, यहाँ पे इनका वैल्यू यहाँ कुछ भी रख सकते हैं, 3 रखे, 4 रखे, 5 रखे, 10 रखे, 20 रखे, 15 रखे। ठीक है ना, 1000 रखे। तो अगर रेसिस्टर सीरीज में कनेक्टेड है तो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस का वैल्यू या इफेक्टिव रेसिस्टेंस का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो हर रेसिस्टर के रेसिस्टेंस का जो वैल्यू होता है उसके सम के बराबर क्या होता है, इफेक्टिव रेसिस्टेंस का वैल्यू निकल के आ जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। तो ये फॉर्मूला आपको डेराइव करने के लिए सीखना है। ठीक है ना, बहुत सिंपल है, कुछ इसमें करना नहीं है।
एक से दो बार प्रैक्टिस करेंगे हो जाएगा इजिली, ठीक है। तो इफेक्टिव रेसिस्टेंस इन सीरीज कॉम्बिनेशन इज द सम ऑफ द इंडिविजुअल रेसिस्टेंसेस, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब आपको क्या करना है, एक डायग्राम यहाँ पे दिया हुआ है, तो ड्रॉ दिस डायग्राम एंड मेक द रिक्वायर्ड करेक्शंस। तो इस डायग्राम को फिर से आपको रीड्रॉ करना है। इस डायग्राम को पहले आप देख लीजिए, पहले खुद से ट्राई करेंगे, ठीक है ना। इसमें कुछ गलतियां हैं, आप उस गलतियां को ढूंढिए, वीडियो को पॉज करके, उसके बाद फिर ये वीडियो को देख लेना है, ठीक है ना। देखिए तो क्या क्या मिस्टेक्स है यहाँ पे, आप देख सकते हैं यहाँ पे एरो बनाया गया, मतलब करंट फ्लो कर रहा है ये आपको बताया गया, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पे प्लग की क्या होना चाहिए, ऑन पोजीशन में होना चाहिए, कि आपका ऑन पोजीशन में होना चाहिए। अभी क्या ऑफ पोजीशन में, जैसे यहाँ पे एक डॉट लगा देते हैं बीच में तो ये ऑन हो जाता है। तो करंट तभी फ्लो करेगा जब ये आपका स्विच जो होगा वो ऑन पोजीशन में होगा, ठीक है। सर्किट जब क्लोज होता है, सर्किट क्लोज मतलब ऑन वाला पोजीशन, ठीक है। तो करंट फ्लो करेगा। पहला ये करेक्शन हुआ कि यहाँ पे हमको क्या करना था, डॉट लगाना था। डॉट लगाने का मतलब करंट फ्लो कर रहा ऑन वाले पोजीशन में, ठीक है। नेक्स्ट वोल्टमीटर को देखिए सीरीज में कनेक्ट कर दिया गया है, ठीक है। वोल्टमीटर को सीरीज में कनेक्ट कर दिया गया, जबकि वोल्टमीटर को कैसे कनेक्ट करना चाहिए, पैरेलल में कनेक्ट करना चाहिए। तो ये जो वोल्टमीटर यहाँ लगा हुआ है इसके जगह पे एमीटर आ जाएगा, ठीक है। फर्स्ट सेकेंड, ये एमीटर को जब यहाँ जोड़िएगा तो ये नेगेटिव एंड किससे कनेक्ट हो गया, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट हो गया। तो इसका भी करेक्शन करना होगा, ये नेगेटिव को कनेक्ट चेंज करना होगा पॉजिटिव से, और ये पॉजिटिव को चेंज करना होगा नेगेटिव से, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ जो एमीटर लगा हुआ है उसके जगह पे वोल्टमीटर लगाना होगा, ठीक है। फिर से उसी तरह से इस डायरेक्शन में देखिए, इस तरफ हम पॉजिटिव एंड जो होगा वोल्टमीटर का वो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट होगा, और नेगेटिव एंड जो होगा वो बैटरी के या सेल के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट होगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको करेक्शन करके फिर से आपको डायग्राम बना लेना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, राइट द डेरिवेशन ऑफ रेसिस्टेंस इन सीरीज। अभी हमने जो डेराइव किया है, ठीक है, उसको आपको खुद से करना है। 3 मिनट का टाइम दिया जा रहा है, आप वीडियो को पॉज कीजिए और देखिए कितना टाइम लगता है। 3 मिनट में अगर आप कर पा रहे हैं तो बहुत अच्छा, ठीक है ना। चलिए आप इसको कर लेना, आपको ये कर लेना है, ठीक है ना। नेक्स्ट हम लोग क्या करते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन। अगर रसिस्टर पैरेलल में कनेक्टेड होंगे, देखिए ये रसिस्टर आपका क्या पैरेलल में कनेक्टेड है, तो 3 रसिस्टर हमने लिया, ठीक है। पहले रसिस्टर का रसिस्टेंस को R1 एज्यूम किया, दूसरे रसिस्टर का रसिस्टेंस को R2 एज्यूम किया, तीसरे रसिस्टर का रसिस्टेंस को R3 एज्यूम किया। तो 3 रसिस्टर पैरेलल में कनेक्टेड। हमको मालूम है कि तीनों रसिस्टर के अक्रॉस करंट डिफरेंट होगा, इसलिए हमने अलग अलग एमीटर लगा दिया। हर पाथ में, हर रास्ता जो यहाँ पे दिख रहा है आपको, उसमें अलग अलग हमने एमीटर लगा दिया ताकि वो करंट का वैल्यू मेजर करके दे दे। तो R1 के अक्रॉस जो करंट जा रहा था वो एमीटर, ये एमीटर मेजर करेगा, इस R2 के अक्रॉस ये एमीटर मेजर करेगा, और R3 के अक्रॉस ये एमीटर मेजर करेगा करंट का वैल्यू, ठीक है। हमने ये तीनों रसिस्टर को पॉइंट C एंड D के बीच में कनेक्ट कर दिया है। तो इस 2 पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा उसको मेजर करने के लिए हमने एक वोल्टमीटर लगा दिया, ठीक है। कॉम्बिनेशन कैसे करते हैं मालूम है, एमीटर का पॉजिटिव एंड बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ होगा, बैटरी या सेल के, और एमीटर का नेगेटिव एंड जो होगा सेल या बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल की तरफ कनेक्ट करना। वोल्टमीटर का भी कनेक्शन इसी तरह से करना, ठीक है ना। चलिए अब यहाँ पे जैसे आप की को ऑन करेंगे, प्लग की को ऑन करेंगे, प्लग की को यहाँ पे इंसर्ट करेंगे तो क्या होगा, करंट फ्लो करना शुरू हो जाएगा पूरे सर्किट में, ठीक है ना। तो ये जो एमीटर था वो करंट मेजर किया आई, ये एमीटर क्या करा, करंट मेजर किया आई, मिनट, यस। तो ये जो एमीटर था करंट आई मेजर करके दिया, मतलब यहाँ से जो करंट निकल रहा है इस सेल से वो कितना करंट निकल रहा है, तो आई करंट निकल रहा है। लेकिन जैसे यहाँ पे पहुंच रहा है ये क्या हो जा रहा है, बट जा रहा है, 3 रास्ते में बट जा रहा है, ठीक है। अब बोलेगा सर इस वोल्टमीटर के थ्रू भी तो करंट जा रहा होगा, नहीं, वोल्टमीटर के थ्रू करंट नहीं जा रहा होगा, क्योंकि ये जो वोल्टमीटर होता है ना ये हाई रेसिस्टेंस डिवाइस होता है। करंट बहुत ही स्मॉल करंट जाता है, इनफाइनाइट रेसिस्टेंस होता है इसका, करंट नहीं के बराबर जाता है, ठीक है ना। चलिए तो यहाँ जो एमीटर लगा हुआ था उसने मेजर किया करंट का वैल्यू I1, यहाँ जो एमीटर लगा हुआ था उसने मेजर किया करंट का वैल्यू I2, और यहाँ जो एमीटर लगा हुआ था उसने करंट का वैल्यू मेजर किया I3। अब देखिए यही जो I करंट है, यही 3 जगह पे बैठ गया इस तरह से। तो मतलब ये जो करंट I होगा, ये टोटल I जो होगा किसके बराबर होगा, I जो होगा I1 प्लस I2 प्लस I3 के बराबर होगा, क्योंकि यही 3 करंट यहाँ पे फिर जाके मिल जाएगा, और फिर से करंट कितना फ्लो करने लगेगा, वही I करंट फ्लो करने लगेगा, समझ रहे। अगर यहाँ पे भी आप एमीटर लगा देते हैं तो वो कितना वैल्यू निकाल के देगा, तो I करंट ही निकाल के दे देगा वो, ठीक है। तो हम I टोटल करंट जो I हमारा जो सेल से करंट निकल रहा है वो किसके बराबर होगा, तो I1 प्लस I2 प्लस I3 के बराबर होगा। इसके थ्रू करंट नहीं जा रहा, ठीक है ना, क्योंकि इसका ये हाई रेसिस्टेंस डिवाइस होता है, करंट नेग्लिजिबल होता है, ठीक है। तो इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 एज्यूम किया,
ठीक है। अब ऐसे समझिए कि अगर 3 रजिस्टर को हटा दिया मैंने, एक सिंगल रजिस्टर लगा दिया, 3 रजिस्टर जो पैरेलल में कनेक्टेड था उसको हटा दिया मैंने और एक सिंगल रजिस्टर लगा दिया, बाकी सारा कुछ वही रहेगा, पॉइंट सी, पॉइंट डी, ठीक है। एक एमीटर यहाँ पे रहेगा, पॉजिटिव एंड नेगेटिव एंड, इसको कनेक्ट कर दिए प्लग की से, सेल से कनेक्ट कर दिया, बट सेल का पॉजिटिव नेगेटिव एंड, ठीक है। इस सेल का नाम दिया हमने ई, बाकी सब कुछ वही रहेगा, कुछ भी चेंजेस यहाँ पे नहीं हो रहा, ठीक है ना। बट ये जो रसिस्टर है ना, ये जो रसिस्टर है, इसके रसिस्टेंस का वैल्यू को हमने क्या माना, आरपी ले लिया। आर स्टैंड्स फॉर रसिस्टेंस, इक्विवेलेंट रसिस्टेंस फॉर पैरेलल कॉम्बिनेशन, आरपी का मतलब हो गया, ठीक है ना। और पी मतलब पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे इस जगह पे अगर आप ओम्स लॉ लगाते हैं, करंट कितना फ्लो कर रहा है भाई, तो करंट आई फ्लो कर रहा है। पोटेंशियल डिफरेंस कितना है सी और डी के बीच में, तो ये भी है, ठीक है। तो आपको आई का वैल्यू मालूम है, करंट का वैल्यू मालूम है, पोटेंशियल डिफरेंस का वैल्यू मालूम है और रेसिस्टेंस का वैल्यू मालूम है। तो अगर आप यहाँ पे ओम्स लॉ अप्लाई करते हैं, ठीक है, तो क्या लिख सकते हैं, भी इक्वल टू आई आर। यहाँ पे आरपी ना लिख के क्या लिख रहे हैं, सिंपली हम लोग आर ही लिख दे रहे हैं, ठीक है ना। तो ओम्स लॉ लगा करके लिख सकते हैं भी इक्वल टू आई आर, ठीक है। फर्दर इसको सॉल्व करेंगे तो ये निकल के आ जाएगा आई इक्वल टू वी अपॉन आर पी, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। अच्छा आरपी, हाँ ठीक है, आरपी ही यूज करें, कोई बात नहीं। तो यहाँ पे आरपी ही यूज कर लेते हैं, यस, इसको आरपी ही मान लेते हैं, ठीक है। तो इसको हमने आरपी एज्यूम किया, ठीक है ना। तो आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो आर को इधर ले जाइए रेसिस्टेंस को, तो वी अपॉन आर हो जाएगा। बट यहाँ पे जो रेसिस्टेंस है, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस जो है या इफेक्टिव रेसिस्टेंस जो है, उसको हमने आरपी एज्यूम किया। तो इस तरह का सर्किट का बात हो रहा इस रिलेशन के लिए। तो आई का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो वी अपॉन आरपी। आरपी क्या है, तो इन 3 रसिस्टर जो पैरेलल में कनेक्टेड है उसको हटा करके जो एक रसिस्टर लगाएंगे उसका वैल्यू कितना होगा, तो हमने आरपी एज्यूम किया। अब ये आरपी R1 R2 R3 से कैसे रिलेटेड होता है वो हम लोग देखेंगे, ठीक है। इसी तरह से हम क्या लिख सकते हैं, I1, मतलब इसके लिए बात करें तो करंट है I1, रेसिस्टेंस है R1 और पोटेंशियल डिफरेंस तो भी है, सब में तो सेम ही रहता है पोटेंशियल डिफरेंस। तो यहाँ पे लिख देंगे I1 इक्वल टू वी अपॉन R1, सेकेंड के लिए लिख देंगे I2 इक्वल टू वी अपॉन R2 और थर्ड के लिए I3 इक्वल टू वी अपॉन R3। आई, ये जो वैल्यू है I1 I2 एंड I3, ये 3 वैल्यू जो आए, ये जो वैल्यू आए I1 I2 I3 का वैल्यू, ये इक्वेशन 1 में आपको पुट कर देना, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, आई के जगह वी अपॉन आरपी, I1 की जगह वी अपॉन R1, I2 की जगह वी अपॉन R2, I3 के प्लेस पे वी अपॉन R3। अब यहाँ से देखेंगे सब में से भी कॉमन आ जाएगा न्यूमरेटर में से, तो जैसे आप भी कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3, ठीक है। अब ये भी और भी यहाँ से कट जाएगा, तो भी और भी जब कट जाएगा तो बचेगा क्या यहाँ पे, 1 अपॉन आरपी इक्वल्स टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3, ठीक है, समझ रहे हैं। जहां पे आरपी क्या रिप्रेजेंट कर रहा, तो इफेक्टिव रेसिस्टेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है, या फिर इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, सही है। तो यहाँ पे क्या मिल गया, रेसिप्रोकल ऑफ द इफेक्टिव रेसिस्टेंस इक्वल्स टू द सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स ऑफ सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टेंस ऑफ ईच रसिस्टर, ओके, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। अगर मेरे पास n रसिस्टर है, n रसिस्टर मतलब जैसे यहाँ 3 लिए थे, तो इन जनरल हम लोग n रसिस्टर ले लें, मतलब 2 रसिस्टर 3 रसिस्टर 50 रसिस्टर, जितना भी वैल्यू n का ले, अगर n रसिस्टर होगा तो कैसे करेंगे, तो 1 अपॉन आरपी इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 प्लस डॉट 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 1 अपॉन Rn, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो रेसिप्रोकल ऑफ द इफेक्टिव रेसिस्टेंस इज इक्वल टू द सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स ऑफ द इंडिविजुअल रेसिस्टेंसेस। तो ये हो गया पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस का वैल्यू, ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। अब इसी डेरिवेशन को जो मैंने अभी डिराइव किया था फॉर्मूला 1 अपॉन आरपी इक्वल टू 1 अपॉन आरपी इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3, अब आप क्या कीजिए, इसको खुद से डिराइव करने का कोशिश कीजिए, 3 मिनट 4 मिनट का टाइम लीजिए, ठीक है। आप इसका चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और यहाँ जो ब्लैंक स्पेस है, इस ब्लैंक स्पेस में आपको क्या करना, फिल करना, सर्किट आप खुद से ड्रॉ कर लेंगे। तो आप वीडियो को पॉज करके इसको बना लीजिएगा, ठीक है। चलिए, आई होप आपने वीडियो को पॉज करके इसको सॉल्व कर लिया होगा, ठीक है, अपना आंसर यहाँ से मैच कर लेना। चलिए अब देखिए, जो अप्लायंसेस होता है हमारे घर में, बहुत सारे अप्लायंसेस यूज होते हैं, फ्रिज होता है, टीवी होता है, फैन होता है, वॉशिंग मशीन होता है, आयरन होता है, इलेक्ट्रिक आयरन होता है, ठीक है ना। तो ये जो होते हैं इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, इसको कैसे कनेक्ट किया जाता है, सीरीज में कनेक्ट किया जाता है या पैरेलल में कनेक्ट किया जाता है, ठीक है ना, समझ रहे। अगर मान लीजिए हमने सारे अप्लायंसेस को क्या किया,
सीरीज में कनेक्ट कर दिया। इस तरह से मान लीजिए हमने सीरीज में कनेक्ट कर दिया। ये मेन सप्लाई था, यहाँ से करंट आ रहा था मान लीजिए, तो मेन सप्लाई से करंट जो आ रहा वो पहले फ्रिज में एंटर किया, फिर यहाँ से टीबी में, फिर यहाँ से आयरन में, इस तरह से एंटर किया। तो सारे अप्लायंसेस को मैंने क्या किया, सीरीज में कनेक्ट कर दिया। तो क्या होगा देखिए, तो करंट फ्लो करेगा, सबके थ्रू करंट जाएगा, सबके थ्रू करंट सेम जाएगा। अब मान लीजिए, ठीक है, अब क्या होता है, किसी तरह से फ्रीज आपका काम करना बंद कर दिया, मतलब फ्रीज के थ्रू करंट फ्लो करना बंद कर दिया, मतलब यहाँ पे पावर कट हो गया यहाँ पे, या फ्रीज ही काम करना बंद कर दिया। तो इसके आगे जितने भी अप्लायंसेस है वो आप वर्क करना बंद कर देंगे। तो एक अप्लायंसेस यहाँ पे इफेक्ट होगा तो बाकी सारे अप्लायंसेस क्या हो जाएंगे, अपने आप स्विच ऑफ हो जाएगा, मतलब काम करना बंद कर देगा। तो इफ आप वन अप्लायंसेस स्विच ऑफ, ऑल अप्लायंसेस विल बी ऑफ। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम होता है सीरीज कॉम्बिनेशन में। ठीक है, लेकिन अगर क्या करें, पैरेलल में जोड़ दे सबको, पैरेलल में, ठीक है ना, पैरेलल में अगर जोड़ दे तो करंट जाएगा, और हर मेन सप्लाई से जो करंट आ रहा वो करंट क्या हो रहा है, तीन रास्ते में इस तरह से बढ़ गया। तो टीबी, फ्रीज और आयरन के थ्रू जो करंट जा रहा है वो डिफरेंट डिफरेंट करंट जा रहा है, मतलब करंट का अलग अलग पासेज है, यहाँ पे पाथ है, अलग अलग रास्ता है यहाँ पे। तो अगर कोई भी एक अप्लायंसेस काम करना बंद कर देता है, ठीक है ना, ठीक है, अगर कोई भी अप्लायंसेस काम करना बंद कर दिया, मान लो टीबी का हमने स्विच ऑफ कर दिया, तो बाकी जो फ्रीज आयरन है एज इट इज अपना काम करते रहेंगे। ठीक है, तो ये यहाँ पे क्या होता है, एडवांटेज होता है। ठीक है ना, अगर आप सारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो इफ वन अप्लायंस इज स्विच्ड ऑफ, अनदर अप्लायंसेस विल स्टिल वर्क। ठीक है, एक अप्लायंसेस अगर काम करना बंद कर दे तो बाकी अप्लायंसेस एज इट इज काम करते रहते हैं। ठीक है ना, तो ये जो होम अप्लायंसेस जो होते हैं उसको हमेशा पैरेलल में ही कनेक्ट किया जाता है। ठीक है, अब देखिए, ये जो आपके घर में देख सकते हैं किलोवाट मीटर होता है, ठीक है, आजकल तो स्मार्ट मीटर आ गया। तो स्मार्ट मीटर को कैसे कनेक्ट किया जाता है, मतलब जो करंट आ रहा होता है वो कैसे इसके थ्रू जाता है, मतलब स्मार्ट मीटर को कैसे कनेक्ट किया जाता है, मेन सप्लाई के थ्रू। ठीक है, सीरीज में या फिर पैरेलल में, या दोनों कॉम्बिनेशन में आप कर सकते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक मीटर को हमेशा कैसे कनेक्ट किया जाता है, सीरीज में कनेक्ट किया जाता है। ठीक है, तो क्योंकि आपके घर में जो करंट जा रहा वो मीटर के थ्रू होके जाना चाहिए, तब तो वो रीडिंग एक्चुअली में देगा कि कितना करंट कंज्यूम किया जा रहा कुछ पार्टिकुलर हाउस में। ठीक है ना, तो इसलिए हमेशा क्या किया जाता है, इसको सीरीज में कनेक्ट किया जाता है। अब देखिए, जो आपके ड्राइंग रूम है इसमें सारे अप्लायंसेस जो आपको दिख रहे हैं उसको कैसे कनेक्ट किया गया होगा, सीरीज में, पैरेलल में या फिर मिक्स में। तो आप आंसर कर सकते हैं इजिली इसका। तो हमेशा इसको कैसे कनेक्ट किया जाता है, जो भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस होते हैं उसको हमेशा कनेक्ट कैसे किया जाता है, तो पैरेलल में कनेक्ट किया जाता है। ठीक है, ताकि एक का स्विच ऑफ कर दे तो बाकी अप्लायंसेस एज इट इज काम करते रहे। ठीक है, क्वेश्चन है जो एग्जामिनेशन में जनरली आते हैं, व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ कनेक्टिंग इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस इन पैरेलल विद द बैटरी इंस्टेड ऑफ कनेक्टिंग देम इन सीरीज। ठीक है, अगर एक सर्किट हमने लिया जिसमें हम लोग पावर सप्लाई के लिए बैटरी यूज कर रहे हैं, और सारे अप्लायंसेस को हमने कैसे कनेक्ट कर दिया, सीरीज में कनेक्ट करने के बजाय हमने कैसे कनेक्ट किया, पैरेलल में कनेक्ट किया। तो पैरेलल में कनेक्ट करने का क्या क्या एडवांटेजेस होते हैं देखिए, तो अगर बहुत सारे डिवाइसेस को आप पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो हर डिवाइस में क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा, मतलब वोल्टेज सबको क्या मिलेगा, सेम मिलेगा। ठीक है ना, बैटरी जो इतना ही वोल्टेज सप्लाई कर रहा उतना ही वोल्टेज क्या होगा, हर अप्लायंसेस को मिलता रहेगा। ठीक है ना, समझ रहे हैं। दूसरी बात क्या होगा, अगर एक अप्लायंसेस काम करना बंद कर दे तो बाकी अप्लायंसेस क्या होंगे, अपने आप वो काम करते रहेंगे, उस पर कोई इफेक्ट नहीं होगा। ठीक है, समझ रहे हैं। पैरेलल सर्किट में क्या होता है, करंट जो होता है अलग अलग डिवाइसेस में डिवाइड हो जाते हैं। ठीक है ना, दस ईच डिवाइस गेट्स प्रॉपर करंट डिपेंडिंग ऑन इट्स रेसिस्टेंस। अब पर्टिकुलर डिवाइस जो होता है उसको मैंने पहले भी डिस्कस किया था कि हर डिवाइस का करंट लेने का जो कैपेबिलिटी होता है और करंट का जो वैल्यू होता है अलग अलग डिवाइस के लिए अलग अलग होता है। ठीक है, तो जो भी डिजायर्ड वैल्यू उसको चाहिए वो उसको मिल जाता है, जबकि सीरीज कॉम्बिनेशन में ऐसा नहीं होता, हर अप्लायंसेस को करंट का वैल्यू सेम दिया जाता है, सेम सप्लाई होता है। ठीक है, समझ गए। तो पहला क्या हो गया आपका कि हर डिवाइसेस को वोल्टेज सेम अमाउंट में वोल्टेज मिल रहा होता है। ठीक है ना, हर डिवाइसेस को सेम अमाउंट में वोल्टेज मिल रहा होगा। दूसरी बात, अगर एक डिवाइस काम करना बंद कर दे तो दूसरा डिवाइस पे कोई फर्क नहीं पड़ता अगर पैरेलल में कनेक्ट किए हैं तो। ठीक है, थर्ड, आप बोल सकते हैं कि जब आप पैरेलल में कनेक्ट करते हैं सर्किट को तो हर सर्किट में क्या होता है, अपना अपना करंट होता है, अलग अलग करंट फ्लो कर रहा होता है डिपेंडिंग अपॉन द रेसिस्टेंस ऑफ दैट पार्टिकुलर अप्लायंसेस। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये एडवांटेजेस होता है। नेक्स्ट आप बोल सकते हैं कि टोटल रेसिस्टेंस कैन बी रिड्यूस बाय कनेक्टिंग द डिवाइसेस इन पैरेलल। अब देखिए, जब आप सीरीज में कनेक्ट करते हैं, देखिए सीरीज में अगर आप कनेक्ट करते हैं तो इफेक्टिव रेसिस्टेंस क्या होता है, R = R1 + R2 + R3।
एक वैल्यू से समझते हैं। इसका वैल्यू अगर 5 ओम है, दूसरे का वैल्यू अगर 6 ओम है, तीसरे का वैल्यू अगर 7 ओम है, अगर सबको आप क्या करते हैं, सीरीज में कनेक्ट करते हैं, तो ये जो टोटल रेसिस्टेंस जो आएगा ना, 5 + 6 11 + 7 18 ओम का रेसिस्टेंस आ जाएगा। मतलब रेसिस्टेंस सर्किट में बहुत ज्यादा हो जाएगा। ठीक है। अगर आप पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो उस केस में क्या होगा, तो पैरेलल में अगर कनेक्ट करते हैं रसिस्टर को, तो 1/R1 + 1/R2 + 1/R3 होता है। तो उस केस में जो रेसिस्टेंस का वैल्यू होगा वो हमेशा क्या होगा, इसमें से जो सबसे छोटा वैल्यू होगा, जैसे 5 ओम है, तो उससे कम ही रेसिस्टेंस होगा। तो इफेक्टिव रेसिस्टेंस जो होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन में वो कम हो जाता है। ठीक है। जबकि सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है, इफेक्टिव रेसिस्टेंस बढ़ जाता है। तो रेसिस्टेंस बढ़ना अच्छी बात नहीं होती है। करंट का वैल्यू क्या होता है, उससे डिक्रीज होता है। ठीक है। तो आज मैंने जो भी डिस्कस किया, आई होप ये समझ में आया होगा आपको। ठीक है। सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन के बारे में मैंने डिस्कस किया। उसके लिए जो रिलेशन आता है सीरीज कॉम्बिनेशन में, इफेक्टिव रेसिस्टेंस के लिए जो रिलेशन आता है या जो फॉर्मूला आता है, उसको हमने डिराइव किया था। कैसे डिराइव किया था वो भी मैंने आपको बताया। आई होप ये समझ में आया होगा। पैरेलल कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस हर रसिस्टर के रेसिस्टेंस से कैसे रिलेटेड होता है वो मैंने डिस्कस किया। ठीक है। सारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को पैरेलल में कनेक्ट करने से क्या क्या एडवांटेज होते हैं, पैरेलल में कनेक्ट करने का क्या एडवांटेज होता है, वही मैंने यहाँ पे डिस्कस किया। आई होप जो भी मैंने आज डिस्कस किया वो समझ में आया होगा। ओके। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो काइंडली वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो काइंडली चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। अगर ये लगता है किसी के लिए हेल्पफुल हो सकता है ये वीडियो, तो उसके साथ शेयर भी कीजिए। ओके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।